तो हम बात करते हैं यार फैक्टर अफेक्टिंग और फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फैक्टर्स में। जो पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट को इंडिया का, वो है जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है इंडिया का वो। लैटिट्यूडनल लोकेशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट रीजन साउथ ऑफ द ट्रॉपिक एंड जो नॉर्दर्न रीजन है वो दो तरह के यहाँ पे इंडिया के अंदर रीजन देखने को मिलता है यार। पहला जो है जो रीजन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, उन रीजन्स का यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, हाई सोलर इंसुलेशन के वजह से इट इज़ लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो लोकेटेड इन दी ट्रॉपिक्स साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो, सो उनकी वजह से वो हाई सोलर इंसुलेशन रिसीव करते हैं। एंड एक्सट्रीम समर देखने को मिलता है भाई, एंड मॉडरेट विंटर। एंड जो रीजन्स जो है नॉर्दर्न लोकेशन के अंदर, जो रीजन साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बात किया, एंड जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं, नॉर्दर्न जो रीजन्स हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे हमारे पास वार्म टेम्परेट जोन देखने को मिलता है यार, एंड यहाँ पे ये लेस सोलर इंसुलेशन रिसीव करते हैं। एंड हॉट समर्स की बात करते हैं ड्यू टू लू कंडीशन, लू विंड्स बहते हैं, इसीलिए इसको हमारे पास हॉट समर देखने को मिलते हैं। एंड कोल्ड विंटर्स देखने को मिलता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये हमने लैटिट्यूडनल लोकेशन की वजह से क्या क्या क्लाइमेट देखने को मिलता है उसकी बात की यार, है ना। सो थर्ड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, थर्ड फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सी में हम बात किसकी करते हैं भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी में कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं यार। है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इक्वेबल एंड मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है कोस्टल रीजन में। एंड जो इंटीरियर रीजन्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीम एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है।
एंड जो मानसून विंड्स हैं फर्स्ट रीच कोस्टल एरियाज ensuring good rainfall। तो ये हमने बात की डिस्टेंस फ्रॉम द सी की, है ना। कोस्टल रीजन के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट के वैसे इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है, बट जब अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम या फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। एंड मानसून जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी पास में है, तो जो कोस्टल एरियाज पे पहले आएगा तो वहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिलता है कोस्टल एरिया में। तो इस प्रकार से डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है इंडिया का। एंड तीसरा जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, इट इज़ द रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन यार। सो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे अफेक्ट करता है यार, है ना। रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ड्यू टू मॉइस्चर एग्जॉशन। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स से हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब हमारे पास ये इंडिया हो गया अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिया हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से मानसून कम होता है, बिकॉज यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है बट धीरे दूर जाते जाता तो फिर मॉइस्चर कम होता है, तो इसीलिए सो इट डिक्रीज। एंड जो पंजाब एंड हरियाणा है, पंजाब एंड हरियाणा अवॉइड डेजर्टिफिकेशन, बिकॉज जो विंटर रेन देखने को मिलता है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि देखो मानसून की वजह से तो पानी कम हो जाता है, बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है उससे एक तरह से डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। ड्यू टू विंटर रेन्स फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो तीसरा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट को वो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। चौथा फैक्टर की बात करें, इट इज़ द हिमालयाज। हिमालयाज जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं भाई क्लाइमेट को, इट एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दोनों का क्लाइमेट बहुत अंतर है भाई। सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट ठंडा है बट इंडिया जो है उस तरह से इतना ठंडा नहीं हो पाता, तो हिमालयस प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को आने से। सो द हिमालयास prevents cold dry winds in winters and blocks monsoon winds causing orographic rainfall। ओके, एंड जो हिमालयास हैं डाइवर्ट्स दी बे ऑफ बंगाल मानसून विंड्स। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल जो मानसून विंड है उसको डाइवर्ट्स कर देते हैं इनटू टू ब्रांचेस, टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड टूवर्ड साउथ वेस्ट एशिया।
ठीक है भाई, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है आप इसका मतलब समझते हैं भाई। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, ये अगर बादल है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब पहाड़ है, ये पहाड़ के बाद जैसे ये बादल आते हैं भाई, तो ये बादल जब टकराते हैं पहाड़ से, सो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है भाई। ठीक है, जो वार्म एयर था इस प्रकार से, वार्म मॉइस्ट एयर जो था, इट फोर्स टू राइज ओवर दी हाई एरियाज, जो पहाड़ से टकराते हैं तो एयर क्लाउड्स जो हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ठीक है, जो वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो जब ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्लाउड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंड जब बादल से टकराता है तो बारिश होती है, इधर से ये हवा नीचे जाएगा, वार्म एयर बिकम ड्रायर। ठीक है, पहले तो वार्म मॉइस्ट एयर जो था इज फोर्स टू राइज ओवर हाई एरियाज। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा, जो एयर था ऊपर गया तो ये कूल होता है, कूल्स एंड कंडेंसेस, फॉर्मिंग क्लाउड्स। एंड तीसरा, जब बादल पहाड़ से टकराता है तो इट रेन्स। फिर बचा हुआ एयर जब है, एयर जो डिसेंड करता है सो वार्म हो जाता है एंड इट बिकम्स ड्रायर। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी ओरोग्राफिक रेनफॉल की। एंड अगर हिमालयस नहीं होते तो नॉर्दर्न इंडिया जो था एक तरह से डेजर्ट होता भाई, बिकॉज बादल टकरा रहे हैं इससे तो क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, हिमालय से टकरा रहे हैं। सो विदाउट दी हिमालयस नॉर्थ इंडिया would have been a desert। नेक्स्ट जो फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को, वो है भाई इंडिया का फिजियोग्राफी। हाँ जी, फिजियोग्राफी है वो कैसे अफेक्ट करता है भाई, डिटरमाइंस एनुअल रेनफॉल। ठीक है, फिजियोग्राफी जो है इट डिटरमाइंस द एनुअल रेनफॉल बेस्ड ऑन रिलीफ। जो विंडवर्ड साइड है, एग्जाम्पल के तौर पे वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। विंडवर्ड साइड मतलब ये जो है जहाँ से हवा चल रही है, इट इज़ द विंडवर्ड साइड। एंड जहाँ पे हवा नहीं चल रही, इट इज़ द लीवर्ड साइड। सो विंडवर्ड साइड में एग्जाम्पल के तौर पे जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड जो लीवर्ड साइड है ना, जहाँ पे सेमी एरिड रीजन देखने को मिलता है ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंटीरियर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या नहीं होता भाई, बारिश नहीं होती ड्यू टू द रेन शेडो इफेक्ट। सो डिटरमाइन एनुअल रेनफॉल बेस्ड ऑन रिलीफ। और क्या है भाई, ये फिजियोग्राफी जो है यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात जो है दे रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। क्यों भाई,
इसकी भी बात फिजियोग्राफी ही करता है। राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंट रेनफॉल ड्यू टू पैरेलल मानसून, है ना। अरावलीज जो है, सपोज करो ये हमारे पास अरावलीज हैं भाई। अगर ये गुजरात वाला रीजन है, सो ये अरावलीज हैं अगर, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, ठीक है, अरावलीज से जो ये हवाएं हैं उस प्रकार से अरावलीज के, ये अगर अरावलीज हैं तो हवाएं जो हैं वो अरावलीज के पैरेलल ही चली जाती हैं भाई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात वाले रीजन में क्या नहीं होता भाई, बारिश नहीं होती, बिकॉज जब टकराएंगे तभी तो बारिश होगी यार। सो पैरेलल विंड्स अलोंग दी अरावलीज, एंड दूसरा लैक ऑफ ओरोग्राफिक बैरियर, रोकने के लिए कोई बैरियर ही नहीं है, तो ये विंड कहाँ पे टकराएंगे और बारिश कैसे होगी। सो अरावलीज की वजह से भी गुजरात राजस्थान वाला ज़्यादा रीजन है वो वहाँ पे कम बारिश होती है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ओरोग्राफिक बैरियर्स। थार डेजर्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं भाई। जो थार डेजर्ट है वो कैसे बनता है। सो थार डेजर्ट फॉर्मेशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट नो सिग्निफिकेंट वर्टिकल विंड मूवमेंट्स और कन्वेक्शन सेल्स। ऑल्सो जो थार डेजर्ट है इट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, थार डेजर्ट में इन्फ्लुएंस ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ड्यूरिंग विंटर्स। थार डेजर्ट फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इट इज़ अबाउट दी हाई रेनफॉल यार। जो हाई रेनफॉल है जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, इन दी काशी हिल्स। वो क्यों देखने को मिलता है भाई, जो चिरापुंजी एंड मौसिन राम जो कि काशी हिल्स में है वहाँ पे हैवी रेनफॉल के देखने को मिलता है, बिकॉज दी फनलिंग इफेक्ट, जो क्लाउड है ना बादल के पहाड़ों के बीच में आके फंस जाते हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हाई रेनफॉल देखने को मिलता है इन दी चेरापूंजी एंड मौसिनराम receive heavy rainfall due to funneling effect of cloud। orographic upliftment against the काशी हिल्स, ठीक है। तो इसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। ये दो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये आसपास का एरिया हो गया, माउंटेन के आसपास का एरिया, ठीक है भाई। ये जो विंड है, ठीक है, ये विंड इस प्रकार से
दो पहाड़ों के बीच में फंस जाते हैं, फनलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, पास पास आ जाते हैं, तो उसके लिए वैसे यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है ज़्यादा। सो विंड फनल बिटवीन लैंड फीचर्स, इसलिए ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इन रीजन्स पे जहाँ पे मौसिन रामन चेरापूंजी देखने को मिलता है। सो ये हमने बात की कि क्यों भाई जो चेरापूंजी एंड मौसिन राम है वहाँ पे जिस बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, दी हैवीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ बोलते हैं इनको। तो और कौन सा हमारे पास फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है भाई हमारे पास क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, इट इज़ दी मानसून विंड। इंडिया की बात करें और मानसून की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सो जो मानसून विंड्स हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं यार। इसके अंदर मानसून विंड्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी जो साउथ वेस्ट मानसून है, इट ब्रिंग्स मोस्ट रेनफॉल एंड जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इट ब्रिंग्स रेन टू तमिलनाडु कोस्ट। की फीचर्स की बात करें सो की फीचर्स के अंदर हमारे पास जो सडन ऑनसेट एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस देखने को मिलता है यार, एंड सीजनल विंड रिवर्सल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द मानसून एंड ग्रेजुअल रिट्रीट। ये सब की फीचर्स हैं ऑफ द मानसून विंड्स जिसकी वजह से इंडियन का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि इंडिया क्लाइमेट का अफेक्ट करता है, इट इज़ दी अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर हम बात करते हैं यार अबाउट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की, जो कि हमको समर में देखने को मिलता है, एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं जो कि हमको विंटर में देखने को मिलता है। तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इट फैसिलिटेट्स the onset of south west monsoon due to heating of the Tibetan plateau। ठीक है, जो तिब्बतन प्लेट्यू हीट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हीट होता है, एंड जो साउथ वेस्ट मानसून को ये फैसिलिटेट करता है। एंड जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हमको विंटर में देखने को मिलता है, ये किसको लाता है भाई, इट ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यार, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है विंटर सीजन में। इट ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
टू नॉर्थ इंडिया causing winter rain and snowfall in the high altitude, that is हिमाचल वाले रीजन में, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, इट इज़ दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को? जो फ्रंटल साइक्लोन्स हैं originating in the Mediterranean regions, वहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है भाई? केसेस की बात करें तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो है ये विंटर रेन कर्स करता है इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल्स इन द हिल्स। एंड ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कोल्ड वेव लाता है भाई इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स। इम्पोर्टेंस की बात करें so this western disturbance is beneficial for राबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल के तौर पे वीट, बार्ली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है इट इज़ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यार। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इट ओरिजिनेट्स इन दी बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड सीजनल अकरेंस होता है भाई इनका। लाइक लो इंटेंसिटी साइक्लोन्स देखने को मिलता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनका सीजनल ऑकरेंस होता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून समय लो इंटेंसिटी देखने को मिलता है। लो इंटेंसिटी साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एंड हाई इंटेंसिटी साइक्लोन्स देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। मतलब नवंबर एंड अक्टूबर जो मंथ है उसमें ज़्यादातर जो साइक्लोन्स हैं इसी सीजन में हमको देखने को मिलते हैं। सो हाई इंटेंसिटी cyclones during retreating monsoon, that is October November। इम्पैक्ट की बात करें तो सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं यार अलोंग दी पेनिनसुलर एंड ईस्टर्न कोस्ट। ओके,
नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ दी एल नीनो, ला नीना एंड एंसो की बात करते हैं यार। ये भी अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। एल नीनो, ला नीना एंड एंसो। जिसमें एल नीनो की बात करें तो इट रिड्यूस मानसून रेनफॉल एंड बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स यार। एल नीनो जो है reduced monsoon rainfall and बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स को ये रिड्यूस करता है। एंड एल नीनो जो है वो इंडिया में बारिश ज़्यादा कराता है कि कम कराता है? कम कराता है भाई, इंडिया में सूखा पड़ाता है, इसको याद रखना है। एंड ये इंडिया में कम बारिश कराएगा, बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स को रिड्यूस कर देगा। एंड इट इंक्रीज द अरेबियन सी साइक्लोन। एंड एक तरह से एल नीनो की वजह से इंडिया में क्या होता है, सूखा आता है, सो इट लीड्स टू ड्रॉट। इसीलिए जिस जिस साल यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर एल नीनो देखने को मिला उस साल इंडिया में सूखा पड़ा है। ला नीना जो है बारिश को ज़्यादा लाता है, इंडिया के अंदर बाढ़ लाता है, एक तरह से अच्छा खासा बारिश लाता है। सो इट इज़ गुड फॉर इंडियन मानसून यार। सो इन्हांस मानसून रेनफॉल एंड बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स को ये इन्हांस करता है। एंड सप्रेस करता है किसको? अरेबियन सी साइक्लोन्स को। एंड इट कॉज फ्लड्स, बाढ़ लाता है भाई। एंड जो ये एंसो है दैट इज एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की बात करें तो जो ओशियन टेम्परेचर इंट्रैक्शन होता है एल नीनो एंड ला नीना इवेंट का, उसको हम एंसो बोलते हैं भाई। कि इन इवेंट्स के बीच में जो ओशन एटमॉस्फेयर का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम एल एंसो बोलते हैं, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। एंड इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड प्रेशर पैटर्न, जो कि पैसिफिक में देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व चेंजेस इन सी सरफेस temperature and pressure patterns in the Pacific। ओके, सो ये हमने बात की फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एल नीनो, ला नीना, एंसो की बात की। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे अफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, मतलब इंडियन क्लाइमेट को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे अफेक्ट करते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को। मानसून विंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं। फिजियोग्राफी कैसे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। हिमालयाज़ का प्रेजेंस कैसे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लेटीट्यूडनल लोकेशन, ये सब कैसे फैक्टर्स जो हैं कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया की, ये हमने देखा यार।